मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू है। बेटा हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं, महाराजा सवाई जय सिंह। इसमें हम सवाई जय सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से उनकी कम उम्र में ही राजा बन गए थे वो, और उनके पिता का देहांत हो गया था। और बाकी का जो चैप्टर है वो हम आगे पढ़ते हैं। पढ़ा कि किस प्रकार से मोहम्मद शाह रंगीला ने उन्हें राजेश्वर राजाधिकार महाराज सवाई जय सिंह की उपाधि दी थी और उन्हें मालवा का सूबेदार घोषित कर दिया गया था। अब महाराजा जय सिंह ने अपने धर्म के उत्थान की ओर ध्यान देते हुए सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य प्रारंभ कर दिए। अब महाराजा जय सिंह ने क्या किया, अपने धर्म के उत्थान के लिए उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य करना शुरू किया। 1716 ईस्वी में एक अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे। 1716 में वे एक अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे। अब वे प्राचीन राजाओं की तरह दान पुण्य करने लगे। मुगल सम्राट को कहकर हिंदुओं पर औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में लगाए दो कर दो कर थे, जो जजिया और धर्म स्थल यात्रा कर हैं, वो दोनों उन्होंने हटवा दिए थे। कि उन्होंने जो औरंगजेब द्वारा जो दो कर लगवाए हुए थे, टैक्स जो लगाए थे, जजिया कर और एक धर्म स्थल यात्रा कर, तो उन्होंने वो दोनों ही कर वहां से हटवा दिए थे। यानी धार्मिक कार्य के लिए जो कर थे वो उन्होंने हटवा दिए थे टैक्स। समय ने महाराज का साथ दिया और मुगल सम्राट ने अचानक एक यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। समय था जो महाराज के साथ में था और इसी कारण से मुगल सम्राट थे, उन्होंने अचानक एक यात्रा पर जाने का निर्णय किया। प्रश्न था यात्रा को प्रारंभ करने के लिए शुभ मुहूर्त का। सवाल था कि जो यात्रा पे जा रहे हैं उसमें शुभ मुहूर्त क्या हो। राजा ने अपने खगोल विशेषज्ञ तथा गणित विषय का ज्ञान द्वारा सम्राट के लिए मुहूर्त निकालने की पूरी सहायता की। तो महाराज थे, उन्होंने क्या करा, खगोल विषयक और गणित विशेष ज्ञान द्वारा उन्होंने सम्राट का मुहूर्त निकालने में उनकी सहायता की। सम्राट प्रसन्न हो गए तथा राजा ने पर्यवेक्षण शालाएं बनवाने का निश्चय कर लिया। युद्धों के चलते तथा मुगल दरबार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाते उन्होंने 5 स्थानों पर पर्यवेक्षण शालाएं बनवाई थी। ये स्थान थे जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन। इन पर्यवेक्षण शालाओं की सहायता से ग्रहणों, उत्सवों, त्योहारों, ज्योतिष संबंधित अन्य तथ्यों की गणना परिशुद्ध रूप से होने लगी। कि इन्होंने जो ये 5 पर्यवेक्षण शालाएं बनवाई थी, इनकी सहायता से जो, क्योंकि हमारे त्योहार हैं वो तिथियों के आधार पर आते हैं, तो ग्रहण कब होता है, उत्सव कब मनाए जाएंगे, त्योहार है वो कौन सा कब आएगा, ज्योतिष संबंधी जो अन्य तिथियां हैं उनकी परिशुद्ध यानी पूरी शुद्धता के साथ में इनकी जानकारी होने लगी, जो कि यूरोपीय खगोल शास्त्रियों की गणना विधि से कहीं उत्तम मानी जाने लगी। और जो ये गणना थी वो जो यूरोपीय शास्त्रियों की गणना थी उससे कहीं अधिक उत्तम मानी जाने लगी। प्रत्येक पर्यवेक्षण शाला को जंतर मंतर नाम दिया गया और ये जो पर्यवेक्षण शालाएं हैं इसको जंतर मंतर नाम दिया गया। प्रत्येक जंतर मंतर के विभिन्न 5 विभाग हैं, यानी जो जंतर मंतर हैं इसके 5 विभाग हैं। ये आपको दे रखे हैं 1 2 3 4 5। तो पहला है राम यंत्र, जो पहला आपको दे रखा है राम यंत्र। देखो इसमें बता रखा है कि बेलनाकार भवन जिसके मध्य में एक स्तंभ है और जिसका शिखर खुला है, कि ये बेलनाकार है। ये आपको दिखा रखा है कि बेलनाकार है और जिसके बीच में है एक स्तंभ है, इसके बीच में स्तंभ है और ये ऊपर से खुला हुआ है और इसका जो शिखर है, शिखर यानी जो सिर है वो खुला हुआ है। दूसरा है जयप्रकाश, इसमें है जयप्रकाश, इसको नाम दिया गया है नदोत्तर अर्धवर्त। ये कैसा है, अर्धवर्त के जैसा है। ये देख रखा है कि वर्त है जो गोल है वो पूरा गोल नहीं है, आधा गोल है। फिर है नेक्स्ट आपका सम्राट यंत्र। अगला है आपका सम्राट यंत्र। ये जो दे रखा है ये है सम्राट यंत्र। इसमें क्या है, वर्ष में 2 बार दिन रात की समानता दर्शाने वाला, कि वर्ष में 2 बार दिन और रात समान होते हैं, उसी को ये दर्शाता है। ये है वहटपट, ये वहटपट कंपस की जैसे है। तीसरा है दिंगस यंत्र, 2 वृत्तीय दीवारों से घिरा हुआ स्तंभ। ये 2 वृत्तीय जो दीवार है उससे घिरा हुआ, ये 2 वर्त यानी गोल जो दीवार है उससे घिरा हुआ ये स्तंभ है। अगला है 5वां है नारीवलम यंत्र। ये एक बेलनाकार पट यानी कंपास है, ये एक बेलनाकार पट है। ये देखिए ये किस तरह से दिखा रखा है कि ये बेलनाकार एक पट है।
दुर्भाग्यवश मथुरा स्थित जंतर मंतर खंडित हो चुका है तथा दिल्ली का जंतर मंतर ठीक प्रकार से कार्य कर रहा है। तो ये जो जंतर मंतर है ये इन 5 जगहों पे थे और इनमें 5 भाग थे सभी में। तो जो मथुरा का जंतर मंतर है वो खंडित हो चुका है, लेकिन जो दिल्ली का जंतर मंतर है वो अभी तक ठीक से कार्य कर रहा है। उज्जैन, वाराणसी, जयपुर में निर्मित शेष तीनों जंतर मंतर ठीक प्रकार से कार्य कर रहे हैं और बाकी के जो उज्जैन, वाराणसी और जयपुर हैं उनमें भी ठीक प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं। महाराजा जय सिंह का अमर स्मारक है उनका बनाया जयनगर, जिसे आजकल जयपुर कहा जाता है। कि महाराजा जय सिंह का जो अमर स्मारक है उनका बनाया हुआ जयनगर, जिसे जयपुर कहते हैं, 20वीं सदी के आरंभ में इसे अंग्रेजों द्वारा गुलाबी नगर का नाम दिया गया। इस नगर की योजना 1725 ईस्वी में बनी तथा इसका शिलान्यास 1727 ईस्वी में किया गया। 1733 ईस्वी में जयपुर राज्य की राजधानी आमेर से जयनगर पहुंच गई। यह नगर 3000 ईस्वी पूर्व के पुराने खंडरों के निरीक्षण के पश्चात प्राचीन शैली पर बनाया गया। इस नगर का निर्माण प्राचीन शास्त्रों के विशेषज्ञ विद्याधर नामक एक ब्राह्मण की देखरेख में हुआ था। तो इसके बाद में कह रहे हैं कि ये जो नगर है ये इसका निर्माण है 1725 में हुआ तथा इसका शिलान्यास 1727 में हुआ था। जयपुर राज्य की राजधानी आमेर से जयनगर पहुंच गई थी। कि जयपुर की राजधानी पहले आमेर थी, अब उसको जयनगर बना कर दिया गया था। फिर है ये आमेर नगर, आमेर का किला और ये जयनगर। महाराजा सवाई जय सिंह भारतीय न्यूटन। तो महाराजा सवाई जय सिंह अंग्रेजी वैज्ञानिक आजकल न्यूटन के समकालीन थे। जो महाराजा सवाई जय सिंह थे वो अंग्रेजी वैज्ञानिक है। आइजैक न्यूटन उन्हीं के समकालीन थे, यानी उन्हीं के साथ के समय के थे। उधर न्यूटन ने पेड़ से गिरते सेब को देखकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की खोज की तथा फिर अंतरिक्ष में ग्रहों के पर्यवेक्षण हेतु दूरबीन बनाई। इधर महाराजा जय सिंह ने पर्यवेक्षणशालाएं बनाकर ग्रहों तथा उपग्रहों की गतियों के पृथ्वी पर प्रभाव की गणना करने का साधन जुटाया। तो इसी कारण से दोनों को, इनको महाराजा सवाई जय सिंह को भारतीय न्यूटन कहा जाता है। कि जो न्यूटन था उसने गुरुत्वाकर्षण की खोज की तथा अंतरिक्ष से ग्रहों के परीक्षण हेतु दूरबीन बनाई थी और महाराजा जय सिंह ने पर्यवेक्षणशालाएं बनाकर ग्रहों और उपग्रहों की गतियों के पृथ्वी पर प्रभाव की गणना की थी। इसीलिए सवाई जय सिंह को भारतीय न्यूटन भी कहा जाता है। खगोल, ब्रह्मांड आधारित निर्भर, सैलानी, यात्री, परिशुद्ध, पूर्णतः शुद्ध, पुनरुत्थान, पतन से उठना, उपाधि, पदवी, मनसब, सैनिक ओहदा, उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी, नदोदर, भीतर को धसा पेट, स्तंभ, खंबा, खंडित, डहा हुआ, विशेषज्ञ, विशेष जानकार। आगे है प्रश्न उत्तर में पर्यवेक्षणशालाएं। पहले सही उच्चारण, पर्यवेक्षणशालाएं परिशुद्धता पूर्वक, जॉन निपियर, महत्ता, सांस्कृतिक, उत्तरदायित्व, दुर्भाग्यवश, गुरुत्वाकर्षण। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर में है। महाराजा सवाई जय सिंह का जन्म कब हुआ था? महाराजा सवाई जय सिंह का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1688 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 ईस्वी में। जयपुर को किस नाम से भी जाना जाता है? जयपुर को है वो गुलाबी नगर यानी पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सही विकल्प में है जयपुर नगर के बसने से पहले जयपुर की राजधानी थी आमेर। राजा जय सिंह ने सर्वप्रथम युद्ध मुगलों के लिए जीता था। कितने वर्ष के थे वो? 11 वर्ष की आयु में। राजा जय सिंह ने पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई थी 5 स्थानों पर। सवाई का अर्थ होता है साधारण मनुष्य की अपेक्षा हर दृष्टि से 1.25 गुना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर में प्रस्तुत पाठ किस नरेश के विषय में है? तो ये पाठ है वो महाराजा सवाई जय सिंह के विषय में है। राजा जय सिंह को सवाई की पदवी किसने दी थी? मोहम्मद शाह रंगीला ने दी थी। जो राजा जय सिंह को सवाई की जो पदवी है वो मोहम्मद शाह ने दी थी, रंगीला ने। नेक्स्ट, राजा जय सिंह की उपमा किस अंग्रेज वैज्ञानिक से दी जाती है? न्यूटन से, आइजैक न्यूटन से दी जाती है। राजा जय सिंह की उपाधि अंग्रेज वैज्ञानिक
आइजैक न्यूटन से दी जाती। क्या राजा जयसिंह और भारती न्यूटन समकालीन थे? तो हाँ, राजा जयसिंह और न्यूटन समकालीन थे। राजा जयसिंह कितनी आयु में नरेश घोषित हुए थे? तो राजा जयसिंह है वो 11 वर्ष की आयु में नरेश घोषित हुए थे। तो बाकी के प्रश्न उत्तर बेटा हम कल करेंगे। थैंक यू। Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 8. In previous class we have completed our third chapter of history and start new chapter, fourth chapter of history, colonialism and tribal societies. So let we continue our class. With the arrival of the British, their way of life disrupted, leading to socio-economic and religious issues. कि ब्रिटिश के आने के साथ ही जो लाइफ थी आदिवासी लोगों की वो बिल्कुल ही प्रभावित हो गई सोशियो इकोनॉमिक तरीके से, आर्थिक सामाजिक तरीके से और रिलीजियस इश्यूज़ के द्वारा। कैसे? मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स एम्बेरेस्ड क्रिश्चियनिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड, कि बहुत सारे जो ग्रुप थे वो क्रिश्चियनिटी बन गए एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज। किन की एक्टिविटीज़ के द्वारा? जो क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ पे आए थे उनकी जो एक्टिविटीज़ थी उनके द्वारा ये लोग बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए। द अर्लियर जॉइंट ऑनरशिप ऑफ लैंड केम टू एन एंड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू कलेक्टिंग सिस्टम। और जो पहले जॉइंट ऑनरशिप था, मतलब कि जिसके पास ज़मीन थी, वो सिस्टम अब ख़त्म हो गया और नया इंट्रोडक्शन हुआ लैंड का रेवेन्यू, न्यू लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के द्वारा। Land owned by the Adivasi began to be increasingly taken over by the new class of landlords emerged with the introduction of the permanent settlement. और जो ज़मीन आदिवासियों के पास थी, ठीक है, पहले ज़मीन किसके पास थी? आदिवासियों के पास थी, वो ही उसके ओनर थे, वो अपनी मर्जी से जो चाहते थे वो उगाते थे। लेकिन ब्रिटिश लोगों के आने के बाद क्या हुआ कि जो ज़मीन थी वो आदिवासियों से लेके नए जो लैंडलॉर्ड्स बने थे, नए जो मालिक बने थे, वो उनके पास चली गई। किसके द्वारा? परमानेंट सेटलमेंट के द्वारा। लॉस ऑफ कस्टमरी राइट्स ओवर द फॉरेस्ट डिप्राइव्ड देम ऑफ द रिसोर्सेज नीडेड फॉर सर्वाइवल। और जो इनकी कस्टमरीज, मतलब इनकी मान्यताओं को, इनके अधिकारों का जो हनन हो रहा था, इनका जो लॉस हो रहा था, तो फॉरेस्ट डिप्राइव्ड दैम ऑफ द रिसोर्सेज नीडेड फॉर सर्वाइवल, कि उनके जो जीवन व्यतीत करने का एकमात्र साधन अब क्या बचा था? वन बचे थे। Thus they were forced to borrow money from the जमींदार्स and money lenders at high rate of interest in order to pay rent in cash. सॉरी बेटा, इसकी ये हिंदी नहीं होगी, इसकी होगी कि उनकी जो मान्यताएं, उनके अधिकार, जो उनकी ज़मीन छिन गई थी, तो अब उन्हें ज़रूरत पड़ रही थी कि अपना जीवन व्यतीत करने के लिए, अपना सर्वाइवल करने के लिए रिसोर्सेज की। तो उन्हें क्या करना पड़ रहा था? उन्हें पैसा लेना पड़ रहा था। किन से? जमींदार से और जो मनी लैंडर्स थे उनसे हाई रेट पे, ठीक है, ऑफ इंटरेस्ट इन ऑर्डर टू पे रेंट इन कैश। और उनको वापस किस तरीके से करना है? कैश में पेमेंट करनी है उनको। जब वो वापस करेंगे इस पैसे को तो उनको कैश में पे करनी है। Unable to repay the debt mean many of them becoming bonded laborers। और जो वो वापस नहीं कर पा रहे थे इस कर्ज को, तो इससे क्या हुआ? बहुत सारे जो लेबर्स थे वो क्या हुए? उनके अधिकार में चले गए, उनसे बॉन्डेड हो गए। Contact with outsiders brought new diseases which proved fatal to many of these groups। और जब ये अदर लोगों के कांटेक्ट में आए तो बहुत सारी बीमारियां भी इन ग्रुप्स में आ गई। फॉरेस्ट वर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द पोस्टल सिस्टम। और जो फॉरेस्ट थे वो भी क्या कर दिए गए? ख़त्म कर दिए गए विकास के लिए, पोस्टल सिस्टम के लिए। पोस्टल सिस्टम मतलब रेलवेज, द टेलीग्राफ सिस्टम, कि रेलवे सिस्टम को चालू करने के लिए, टेलीग्राफ सिस्टम को चालू करने के लिए ये फिर फॉरेस्ट भी, क्योंकि इनके लिए पटरियां बनवानी थी रेलवेज़ के लिए और टेलीग्राफ के लिए लाइनें लगवानी थी, तो उनके लिए भी वनों को काटना ज़रूरी था, क्योंकि पेड़ फिर बीच में डिस्टर्बेंस करते थे। दीज डेवलपमेंटल वर्क दस पुट देयर एक्सिस्टेंस अंडर थ्रेट। और ये जो डेवलपमेंट वर्क था, पुट देयर, कि इनका जो ये जो डेवलपमेंट वर्क हो रहा था तो इनका जो एक्सिस्टेंस था वो खतरे के अंदर था, मतलब इनका रहना
खतरे के अंदर पड़ गया था। द ट्राइबल रिएक्शन टू द कॉलोनियल रूल्स कैन बी स्टडीड अंडर 3 फेजेस। और जो ट्राइबल्स का, आदिवासियों का जो रिएक्शन था ब्रिटिश रूल के खिलाफ, उनको हम 3 फेजेस में पढ़ेंगे। द फर्स्ट फेज corresponds to the time before the revolt of 1857, during which rebellion were led by tribal chiefs which had been taken away। कि पहला फेज कब हुआ? 1857 की क्रांति से पहले, जब क्रांति हुई ट्राइबल चीफ्स के द्वारा। द सेकेंड फेज फ्रॉम 1860 to 1920 saw tribal reaction to new political, religious and agriculture issues। कि दूसरा फेज कब आया? 1860 to 1920। और ये रिएक्शन क्या था कि नई जो पॉलिटिकल, रिलीजियस और एग्रीकल्चर इश्यूज जो आ रहे थे उनको लेके था। द थर्ड फेज सो ट्राइबल इन्वॉल्वमेंट इन द नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1921 to 1947। और तीसरा फेज कब आया? जो नेशनल मूवमेंट से अपने इंडिया के, जो 1921 से 1947 तक हुए। अब है ट्राइबल रिवॉल्ट्स की, आदिवासी की जो भी क्रांति हुई वो। We will now read about some significant tribal uprising that occurred in colonial India। कि हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ ऐसे significant tribal uprising की, ट्राइबल्स की जो अपराइजिंग ऊपर आने के जो हैं कॉलोनियल इंडिया के अंदर, ब्रिटिश इंडिया के अंदर, ठीक है, कि उन्होंने अपने विकास के लिए क्या किया, कि कौन सी क्रांति की। तो पहली है द संथाल रेबलियन 1835। पहली कौन सी हुई क्रांति? संथाल रेबलियन हुई। द संथाल्स आर ए ट्राइबल ग्रुप विच इनहैबिटेट द संथाल परगना इन प्रेजेंट डे झारखंड। कि संथाल एक ट्राइबल ग्रुप है जो पहले, जो आज के टाइम में झारखंड है ना, वहाँ पे ये संथाल एक परगना था। दे रिबेल्ड इन 1835 एज ए रिजल्ट ऑफ सेवरल फैक्टर्स। और दे रिबेल्ड इन 1835 कि उन्होंने 1835 में क्रांति की, बहुत सारे कारण हैं उसके। देयर डिसकंटेनमेंट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। और उनका ये विरोध किससे स्टार्ट हुआ? परमानेंट सेटलमेंट के आने से स्टार्ट हुआ। विद दिस नॉन ट्राइबल जमींदार्स बिकेम द ओनर ऑफ देयर लैंड एंड दे वर रिड्यूस्ड टू टेंटेंट हु हैड टू पे टैक्सेस टू द जमींदार्स। कि जो नॉन ट्राइबल जमींदार थे, जो आदिवासी नहीं थे, वो और लैंड के मालिक बन गए थे। और अब इन लोगों को कृषि नहीं करने दी जाती थी, ये अब मालिक नहीं थे, उनको कोई पेमेंट नहीं की जाती थी, और बल्कि इन आदिवासी लोगों को ही पे करना पड़ता था टैक्स जमींदार्स को। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेलवे लाइन इन द संथाल परगना वॉज ऑल्सो सीन एज एन इंट्रूजन इनटू द ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल। और जो एक दूसरा कारण क्या था कि संथाल परगना के अंदर जो रेलवे लाइन बनी, वो भी इसका एक कारण थी। दिस मूवमेंट फॉर लिबरेशन, ऑल्सो नोन एज संथाल हुल, वॉज कैरिड आउट अंडर द लीडरशिप ऑफ 4 ब्रदर्स सिद्धू, कानू, चांद एंड बैरव। कि ये जो रिबलेशन, ये मूवमेंट है वो संथाल हुल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी लीडरशिप 4 भाइयों ने की थी, सिंध, कन्नू, चांद और बैरव। दिस मूवमेंट ऑल्सो स्प्रेड टू अदर ट्राइबल एरियाज इन बिहार एंड उड़ीसा। और ये मूवमेंट और भी ट्राइबल एरियाज में फैल गया, बिहार और उड़ीसा में। ऑन 30 जून 1835 एट बागिनी village they declared independence and took an oath to fight the British and the जमींदार्स and moneylenders। और जो 30 जून 1835 को बागिनी जो गांव था उसके अंदर डिक्लेयर्ड हुई इंडिपेंडेंस की, और उन्होंने एक शपथ ली कि हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और जमींदार्स के खिलाफ और मनी लैंडर्स के खिलाफ। दे वर सीन एज एजेंट्स ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। और जिनको भी वो एजेंट समझते थे कॉलोनियल गवर्नमेंट का, ठीक है, तो वो किस किस के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे? जिनको भी वो कॉलोनियल गवर्नमेंट का एजेंट समझते थे। सिद्धू एंड कानू वर ऑल्सो प्रोक्लेमेड एज द लीडर ऑफ द मूवमेंट। और जो सिद्धू और कानू थे वो भी घोषित किए गए लीडर इन मूवमेंट्स के। ऑन 7 जुलाई द पुलिस ट्राइड टू अरेस्ट द लीडर्स which led to a violent clash between the tribal and the British।
कि 7 जुलाई को पुलिस ने ट्राई किया, पुलिस ने उनको गिरफ्तार करना चाहा, इन लीडर्स को, जो एक वॉयलेंट क्लैश बन गया आदिवासियों के और ब्रिटिश के बीच में। दिस टर्न इनटू ए फुल ब्लाउन वार इन द रीजन, और ये एक बिल्कुल बहुत ही भयानक वार के रूप में, फुल ब्लाउन वॉर मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज वार, मतलब कि जिसके अंदर सभी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो, सभी बिल्कुल जीतने के लिए लड़ रहे हो, बहुत ही जोश से लड़ रहे थे। बाय दिस टाइम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड फ्रॉम राजमहल हिल्स इन भागलपुर टू बिरभूम हैव बीन कैप्चर्ड बाय द ट्राइबल्स, और जो लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, बहुत लंबा एक लैंड, राजमहल पहाड़ी जो है भागलपुर में, और बिरभूम है जो वो कैप्चर कर लिया गया आदिवासियों के द्वारा। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल। वी रीड द रिमेनिंग चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Good morning, dear class. So let's start our today's maths class. As you know, in the previous class we started our revision videos. So we are revising from chapter number 6, and in the previous class we did exercise 6.1 also. So 6th chapter is about the algebraic expression. Algebraic expression क्या होता है? A number and उसके साथ क्या होते हैं? Variables और include होते हैं। अगर हमें उनको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है तो हम क्या देखते हैं कि लाइक टर्म्स में क्या होगा। लाइक टर्म मतलब कि वहाँ क्या देखेंगे हम, उनके वेरिएबल सेम है या नहीं। अगर सेम है तो उनको एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं उनकी थिंग्स की। उसके आगे जो न्यूमरेटर पावर होती है, न्यूमरेटर में क्या होता है, जैसे 6, 5 ये जो है -5, तो अगर वो आगे है तो उनमें हम क्या कर सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हमारे पास है 6.2 में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करना है x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। जितने नंबर और टाइम्स एक नंबर रिपीट होता है उसकी पावर में वो इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ कितने टाइम्स हो, 3 टाइम, तो x की पावर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल a b मल्टीप्लाई b इंटू सी है। यहाँ देखो a और एक और बार नहीं है तो a को सिर्फ a लिखेंगे। उसके बाद b इज 2 टाइम्स, तो b का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स, और उसके बाद c क्या है, सिर्फ 8 टाइम्स, तो इसीलिए a b स्क्वायर c हो गया। ठीक है। यहाँ नेक्स्ट है हमारे पास 5tr मल्टीप्लाई है 7r स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर को हम न्यूमरेटर से ही मल्टीप्लाई करते हैं। 5 विल मल्टीप्लाई टू 7 इज 35। उसके बाद t देखो, यहाँ पे t इसके बाद कहीं नहीं है तो t को सिंपल एक पावर, उसके बाद r है यहाँ पे है और एक r स्क्वायर यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो r 1 टाइम और यहाँ पे 2 टाइम्स, तो कितना हो गया, r की पावर 3। उसके बाद s सिर्फ 2 टाइम्स है तो एडिटीज यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। और ये क्या होता है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई करना है -5x स्क्वायर y को हमें मल्टीप्लाई करना है 5xy की पावर 3। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाई टू न्यूमरेटर, यहाँ क्या है -5 विल मल्टीप्लाई टू 5, कितना हो जाएगा माइनस का 25। ना वेरिएबल्स को करेंगे, यहाँ x की पावर 2 और यहाँ पे x की पावर सिंगल है तो कितनी हो गई पावर 2 और 1, कितनी हो गई 3। ठीक है। उसके बाद y की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ कितना है 3, तो कितनी हो गई टोटल पावर y की पावर 4। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल -13/25 a क्यूब b c का स्क्वायर, और उसको मल्टीप्लाई करना है -50/52 और b की पावर 3 c की पावर 4। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो जाता है इन दोनों न्यूमरेटर पावर में से, हम इन दोनों को साथ ले रहे हैं 13/25 मल्टीप्लाई -50/52। ठीक है। क्या है अब हमारे पास a की पावर 3, तो यहाँ पे a की पावर 3 एज इट इज, क्योंकि यहाँ और आगे a की पावर में नहीं है। b यहाँ देखो 1 और यहाँ कितनी पावर है 3, तो कितनी हो गई टोटल पावर, b की पावर 4। नाउ c की पावर यहाँ 2 है और यहाँ कितना है 4, तो क्या हो गई टोटल c की पावर 6। ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं 13 1 13, 13 4 जा 52, तो 25 1 25, 25 2 जा 50, अब 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो क्या हो गया, ऊपर क्या रहा 1 मल्टीप्लाई 1, लेकिन माइनस था यहाँ पे, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या हो गया प्लस, अपॉन 1 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 2, और यहाँ कितना है a की पावर 3, b की पावर 4 और c की पावर 6। ठीक है। तो ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हमारे पास,
उसमें क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। सो यहाँ पे पेयर में गिवन है हमारे पास लेंथ और ब्रेथ, तो उनको सिंपली क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट 2 mm, 5 mm, ठीक है। पेयर्स में गिवन और ये क्या हमारे पास लेंथ ये है और ब्रेथ ये है। सिंपली एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विद ब्रेथ, तो 2 mm मल्टीप्लाई विद 5 mm होगा और क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 विल मल्टीप्लाई टू न्यूमरेटर पावर कितना हो गया 10। एल यहाँ पे सिंगल है तो एल को एज इट इज, एम यहाँ पे 2 टाइम्स है तो एम की पावर 2 और एन सिंगल है तो यही हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द एरिया और ऐसे आपको बाकी पार्ट्स करने हैं ना। नेक्स्ट में हमारे पास है मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 5x² y है प्लस 2y की पावर 3 ब्रैकेट है, उसके बाद 3y माइनस 6x² और y, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, यहाँ से देखो यहाँ दोनों जगह क्या है ब्रैकेट है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन होगा इन दोनों नंबर्स का, लेकिन यहाँ क्या है एडिशन, मतलब 2 टर्म्स है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या हो जाएगी 4 टर्म्स बन जाएगी। अब यहाँ देखो सबसे पहले इस 5x² को उठाएंगे और इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5x² y विल मल्टीप्लाई टू 3y, इसके बाद क्या होगा प्लस 5x² y विल मल्टीप्लाई टू माइनस 6x² y, ठीक है। सिंपली ऐसे लिखते जाते हैं हम। इसके बाद प्लस ट्वाइस ऑफ y³ उठाएंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म से, प्लस 2y की पावर 3 मल्टीप्लाई टू माइनस 6x² y, ठीक है। माइनस वाले टर्म्स को ब्रैकेट में पुट कर देते हैं। अब यहाँ देखो न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से करेंगे कितना हो जाएगा 15, जो हमारे पास यहाँ कॉन्स्टेंट है इसके आगे उनको कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे ना, x की पावर 2 और आगे नहीं है तो x की पावर 2 सिंगल रहेगा, y की पावर कितनी हो गई 2 ना, बीच में साइन किया प्लस, लेकिन यहाँ पे क्या है आगे माइनस साइन है, मल्टीप्लाई में तो प्लस माइनस हो जाते हैं। इसकी आगे टर्म्स की करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ पे भी x की पावर 2 कितना हो गया x की पावर 4, एडिशन हो जाती है पावर्स। उसके बाद 4 यहाँ 1 है और यहाँ 1 है तो कितना हो गया 2। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे प्लस ये है तो प्लस ही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई विद 3 इज 6, y की पावर 3 और यहाँ पे y की पावर 1 है, कितना हो गया टोटल पावर y की पावर 4। यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2 मल्टीप्लाई 6 इज 12, उसके बाद y की पावर, यहाँ x की पावर पहले 2 ही है सिंगल और y की कितनी होगी पावर 4, ठीक है। ऐसे आपको बाकी सारे पार्ट्स करने हैं इसके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इन द फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव टू मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाय कॉलम मेथड। कॉलम मेथड से करना है, हमारे पास इक्वेशन है तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे कॉलम वाइज, जैसे हम क्या कर रहे थे उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कर रहे थे, एज इट इज करेंगे 9b प्लस 8c। लेकिन इस केस में क्या होगा हमारे पास सेम टर्म्स को सेम टर्म्स के नीचे लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम उठाते हैं, ये क्या है प्लस का 4a, ठीक है। प्लस का 4a को हम इन तीनों नंबर से मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा 4 विल मल्टीप्लाई टू 3 is 12 और a विल मल्टीप्लाई टू a square, ठीक है। इसके बाद 4a को किससे करेंगे प्लस का 4b से, तो प्लस होगा फर्स्ट टर्म तो 16, a और b क्या है हमारे पास किसी उसमें मतलब कॉमन नहीं है तो पावर्स एडिशन नहीं होगी ना। 4a विल मल्टीप्लाई टू माइनस 6y, तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन क्या आएगा माइनस 4 मल्टीप्लाई टू 6 इज 24, a विल मल्टीप्लाई टू c इज a इंटू c, ठीक है। अब नेक्स्ट बताते हैं माइनस 9 ऑफ b। माइनस 9 ऑफ b को हम फर्स्ट ऑफ ऑल किससे करेंगे 3 ऑफ a, तो कितना हो जाएगा माइनस 27 और a इंटू b, तो उसको कहाँ लिखेंगे a और b वाली टर्म्स के नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद माइनस 9b विल मल्टीप्लाई टू 4 ऑफ b, तो कितना हो जाएगा माइनस 36 और b स्क्वायर होगा, तो b स्क्वायर को कहाँ लिखेंगे यहाँ पे इसके लास्ट में, क्योंकि b स्क्वायर की टर्म इससे पहले नहीं बन रही है तो इसीलिए हम कहाँ लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे उसको। नाउ माइनस 9b विल मल्टीप्लाई टू माइनस 9b विल मल्टीप्लाई टू माइनस 6b, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट और प्लस बन गया और 54 b और c बनेगा, ठीक है। b और c क्यों लिखा है क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं है b और c की टर्म नहीं है ऊपर, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं 8c को मल्टीप्लाई करेंगे, 8c किससे करना है इससे, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ से 8 मल्टीप्लाई 3 इज 24, 24 के बाद क्या बनेगा हमारे पास ac, जो कि हमारे पास किसके नीचे लिखनी है इस ac वाले टर्म्स के नीचे, ठीक है। प्लस हो गया यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 0 है इसके नीचे, ठीक है, लिख सकते हैं हम। इसके बाद 8c विल मल्टीप्लाई टू दिस, कितना आ गया 32 और bc वाले टर्म को इसके नीचे लिखेंगे 32b और c, तो उसके बाद क्या हो गया 8c को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6c से, वो कितना हो जाएगा माइनस 48 और उसको कहाँ लिखेंगे साइड में c का स्क्वायर, ठीक है। आप सिंपली क्या करना है एडिशन करना है। सबसे पहले क्या आ गया 12a स्क्वायर, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है,
इन दोनों को करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ ये वेरिएबल्स तो सेम है, -27, ठीक है, और कितना है प्लस का 16, तो यहाँ बोल सकते हैं ये, ठीक है। साइन डिफरेंट, तो वैल्यूज का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन के बाद जो आंसर आता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, सब्ट्रैक्शन करा 27 में से 16 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 1 और 1, ठीक है, कितना आ गया 11, और साइन किसका था, जो बिगर टर्म के आगे माइनस, तो कितना आ गया -11 ऑफ AB। नाउ AC वाले टर्म में हमारे पास दो टर्म है, -24 और +24, दोनों ही क्या है, माइनस प्लस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सेम टर्म है, तो इसीलिए क्या बच गया, 0 बच गया यहाँ पे। उसके बाद -36 B² एज इट इज, क्योंकि उसके नीचे और ऊपर कुछ नहीं है ना, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6, 8 और BC बन गया, और उसके बाद वो एज इट इज आता है क्योंकि उसके ऊपर और नीचे कुछ नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, आंसर आएगा कोलम मेथड से, ठीक है। ऐसे आपको बाकी सारे पार्ट्स इसके करने हैं, उनमें भी सेम करना है, जो इक्वल टर्म है उनको इक्वल टर्म के नीचे लिखेंगे, क्योंकि मैं आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इफ वी हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट इन algebraic expression तो we have to make the pair of like fractions, ठीक है, सॉरी make of like pairs बनाने होंगे ताकि हम क्या कर सकें, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। अगर वेरिएबल सेम होंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, उनमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज उनको एज इट इज यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ 86, हाँ ठीक है। सो स्टूडेंट्स दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। For class 8 students, in previous video we are doing book exercise of prepositions based on kinds of prepositions, and kinds of prepositions are we discussed time and place. Now third one is prepositions showing direction. By showing directions, how we are going to use which kind of prepositions. For an example, the movement, for an example, along, against, across, past and off are the examples of prepositions showing direction. And we are having a define of prepositions of direction in your book also on page number 136. Give us information about the direction or movement of a noun or a pronoun, कि जो noun और pronoun है हमारे sentences में वो किस direction में move कर रहे हैं, उसके according हम इन prepositions का use करेंगे. And now first preposition is to. Okay, to show the movement towards with the aim you can use to, कि हमें किस direction में जा रहे हैं. For example, are you going to the party? We are asking a pronoun that you are going to the party. This preposition is show the place of the movement. If we are using two words in the sentence, it means we are talking about the particular direction. In that particular direction means कि हम उसी ही जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे पार्टी है, और अभी इस सेंटेंस में हमें ये नहीं पता कि वो पार्टी कौन सी जगह पे है. Into is used to indicate towards interior of something, यानी कि किसी चीज़ के अंदर जा रहे हैं तो हम उसके बारे में उस सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे into. For example, she threw the letter into the fire,
यानी कि लेटर किस में फेंक दिया, आग में, फायर में। तो हमें ये पता है इनटू उसके अंदर, अंदर की बात कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू यूज इनटू। ओके स्टूडेंट्स, we are having more examples of preposition of direction. Now next is up and down. Up and down are the example of direction which shows that direction upwards or downwards, कि हमें जो काम कर रहे हैं, जो एक्शन कर रहे हैं वो कौन सी प्लेस पे कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ओवर, थ्रू, round, along, etc. They are the more examples. When we are going to use over, over means indicates the movement from one side to another, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जब हम सेंटेंस में कोई भी जिक्र करेंगे या कोई भी बात करेंगे, where we are going to use over. For example, try to hit the ball over the net, यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ। Okay students, now on the basis of this we are having a book exercise on the page number 137. In that book exercise we are going to fill the prepositions of directions according to the sentences. Now let's start with the book exercise. In this book exercise we are going to do complete the passages with appropriate prepositions of direction. First sentence is walking dash the road one day, walking towards, उस तरफ, towards the road one day I noticed a freaky puppy playing in a beautiful cottage garden. I was assumed by his antic and decided to stop into the lamp post and watch him for some time. The puppy jumped into the food bowl and rolled on the grass. Then he ran towards a granite pot and hid into it. From there he watched the fluttering butterflies with a perplexed expression on his face. After a while I saw him going to his kennel which was under a shady plum tree. He soon came out of with a biscuit in his mouth, and he jumped onto a small stool. He toyed with the biscuit for a while and then aborted it, find it less amusing. As I moved towards the gate, he raised his head up, and on seeing me, he ran and hid behind a wicket table. After a minute or two, I heard a voice calling Copper coming from the cottage. He quietly came out of his, bounded towards the garden, and then disappeared inside the house. Now students, we completed with this topic. According to this topic, you are going to do this book exercise and write down the define of prepositions showing directions.
and we are having more other uses of directions you can see here, which we are using according to the sentences, as you all know. And we are having different kinds of prepositions also. And you can see here, for is used for which purpose, time period. And about is used to subject of somebody or something. Like this, we are using different prepositions, as you all know, according to your chapter. You can read this exercise, other uses of prepositions on your own. This is your homework, and on the basis of these prepositions I will discuss the book exercise in the next video. Thank you everyone. I hope you understand this. Good morning student, welcome to online classes. This is Saru, student for class 8. Today we are going to start the revision of chapter 6, that is mythological creatures. इस चैप्टर में हम डिफरेंट तरह की जो है पौराणिक कथाएं जो होती हैं उसमें जो है डिफरेंट कंट्रीज के अलग अलग क्रिएचर्स होते हैं जिसके बारे में हमने स्टोरी पढ़ी है. जैसे बेसिलिस्क है, बेसिलिस्क के साथ द मॉन्स्टर्स हैं, द ड्रैगन्स हैं, फोनिक्स हैं और यूनिकॉर्न है. सो उनके बारे में स्टोरी है और उनकी क्या मेंटेलिटी थी लोगों की उनके बारे में, तो उसके बारे में बताया गया है. तो वो चीज़ें आपको सब पता है. अब देखिए इसके वर्ड ट्रेजर यानी कि वर्ड मीनिंग्स हैं इनके, तो आपको जो है ऑप्शनल क्वेश्चंस में ये वर्ड मीनिंग का जो है मीनिंग के 3 पार्ट्स होंगे. जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपको टिक करना है. तो इस तरह से आप ये वर्ड मीनिंग को लर्न कर लीजिएगा. अब देखिए नंबर एक्सरसाइज में ए पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और सेंटेंस. यानी कि आपको जो ये 3 क्वेश्चंस दिए हुए इनमें से या तो एक वर्ड करना है या फिर पूरा सेंटेंस. तो पहले देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बेसिलिस्क. ये है कॉमन नेम फॉर जीनस ऑफ लिजर्ड. जो जीनस ऑफ लिजर्ड होती है ये उसका एक कॉमन नेम है. व्हाट डिड द ये मॉन्टर ईट. मॉन्टर क्या ईट करता है, वो करता है ह्यूमन फ्लैश को ईट करता है. व्हाट डज द नेशनल एल्बम ऑफ द चाइनीज एम्पायर, द ड्रैगन. द नेशनल ये है एम्ब्लेम ऑफ द चाइनीज एम्पायर का ड्रैगन है. अब देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. पहला देखिए, इसमें आपको टिक करना है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर. द बेसिलिस्क कुड ओनली बी किल्ड इफ इट हर्ड द डैश, crow of a cock, roar of a tiger and trump of an elephant. तो ये है crow of a cock, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है. The monster had the body of human being and the head of a dash, lion, dog or bull. तो bull is the correct option. Number 3, in dash art the dragon is a symbol of sin, European, Indian and Christian. तो Christian is the correct option. Number 4 देखिए, the Arabians believed that the phoenix could live up to dash years, 100, 300 and 500. So 500 is the correct option. Number 5 देखिए, the dash believed that phoenix was a very gentle bird, Chinese, Greeks and French. So the Chinese is the correct option, part 5. Now see number 6. The single horn of a unicorn was believed to be producing from its dash, head, forehead and nose. तो correct option is forehead, B. Number 7 देखिए, in Japan a creature similar to the unicorn was called the dash. A है kirin, B है kiran and C है kipin. तो इसका फर्स्ट ऑप्शन kirin is the correct option. अब आप देखिए ट्रू फॉल्स. ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स में देखिएगा, the mention of creatures like fairies, evils and monsters are found in mythologies of different countries. तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है.
अब सेकंड देखिए, बेसिलिस्क कुड किल फ्रॉम देयर पॉइजनस बाइट्स ओनली। ये जो है स्टेटमेंट्स आपकी फॉल्स है। तो ये जो है किसके द्वारा इसकी मौत हो सकती थी? बाय द क्रो ऑफ ए कॉक। अब नंबर 3 देखिए, द मॉन्स्टर लिव इन एन अंडरग्राउंड मेज। ये जो है आपका स्टेटमेंट ट्रू है। नंबर 4 देखिए, द ड्रैगन वॉज अ लेजेंडरी रेप्टालियन मॉन्स्टर। ये भी स्टेटमेंट आपका ट्रू है कि ड्रैगन जो है वो लेजेंडरी रेप्टाइल मॉन्स्टर है। नंबर 5 देखिए, द लिटरेरी मीनिंग ऑफ द वर्ड यूनिकॉर्न इज वन हॉर्न। ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स है। लिटरली इसका मतलब वन हॉर्न का नहीं होता है। नंबर 6 देखिए, द फोनिक्स वॉज अ बर्ड दैट नेवर डाइड। ये भी जो है आपका स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि वो डाई तो होती थी लेकिन इट कैन बी डाइड आफ्टर 500 ईयर्स। अब नंबर 7 देखिए, द फोनिक्स कुड लिव अप टू अबाउट 500 ईयर्स। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है कि फोनिक्स जो है वो 500 ईयर्स तक जिंदा रह सकती है। सो स्टूडेंट, नाउ अब देखिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है सुटेबल वर्ड से फ्रॉम द दिस थिंग चैप्टर। सम मैथोलॉजिकल क्रिएचर्स वर टेरिबली evil and dangerous. Number 2 देखिए, Basilisk lived in a Libyan desert and was considered to be very very wicked. अब नंबर 3 देखिए, the monster lived in a underground maze built under the palace of Minos, the king of Crete. अब नंबर 4 देखिए, these dangerous could burn the city. These dragons could burn the cities, like take away treasures and kill people. तो ये इसका आंसर, ये ट्रेजर यहाँ पे आएगा। नंबर 5 देखिए, it was said that horn of unicorn had medicinal power. Number 6, the lung stood for the power of the king. अब नंबर 7 देखिए, the Arabians believed that only one phonic lived at a time. सो स्टूडेंट, ये आपको इसका करेक्ट ऑप्शन, इसमें ऑप्शन में आ जाएगा 3 वर्ड्स, कोई भी आ सकता है, तो आपको जो है देख करके इसमें फिल करना है। सो स्टूडेंट, एज यूजुअल व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट like the video, share it and subscribe the channel, and don't forget to click on the bell icon. Thank you, take care and Hello student, in today's GK class of class 8th, I Priyanka ma'am discuss with you chapter number 14. So let's start. Student, our 14th chapter name is Colorful World. Here some plants are given and their flower are also given. You have to find out the name of that part of plant. Okay. Our first one is the colored part of the eye is called. जो eyes में जो colored part होता है उसको क्या बोलते हैं? Iris. Next one is the green color in the plants is due to the chlorophyll. Student, जो plants में green color होता है वो किसके कारण होता है? Chlorophyll नाम का एक पदार्थ होता है उसके कारण। नेक्स्ट वन इज द ब्रिलियंट कलर ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ फ्लावर्स अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। जो ब्रिलियंट कलर मीन्स डिफरेंट टाइप्स के कलर्स होते हैं प्लांट्स के, वो किस में हेल्प करते हैं? फ्लावर्स की, जो अट्रैक्ट करती है इंसेक्ट को, तो वो क्या होती है? पोलिनेशन। नेक्स्ट वन इज द कलर ऑफ द आवर स्किन इज ड्यू टू मेलेनिन। कलर का स्किन ऐसा, जो स्किन का कलर होता है वो ऐसा क्यों होता है? मेलेनिन के कारण। नेक्स्ट वन इज येलो कलर ऑफ द प्लांट ड्यू टू द सैंथोफिल। सैंथोफिल के कारण जो येलो कलर होता है वो होता है फ्लावर्स का। नेक्स्ट वन इज हीना B210T मेक ए ब्राउनिश डाई।
जो हीना, बीटरूट क्या होता है चुकंदर, और टी चाय, इससे कैसी डाई बनती है ब्राउनिश। नेक्स्ट वन इज द रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू द हीमोग्लोबिन। जो रेड कलर होता है ब्लड का वो किस कारण होता है हीमोग्लोबिन के कारण। एंड रेड, पर्पल एंड ब्लू कलर ऑफ द फ्लावर्स, फ्रूट एंड लीव्स आर ड्यू टू द एंथोसिमिन। नेक्स्ट वन इज रूट ऑफ इंडिगो प्लांट्स गिव ए डार्क ब्लू कलर्स। जो रूट्स होती है इंडिगो प्लांट्स की वो किस कलर में होती हैं डार्क ब्लू कलर में। नेक्स्ट वन इज द ऑरेंज कलर ऑफ द फ्रूट्स एंड कैरेट्स ड्यू टू द कैरोथीन। कैरोथीन के कारण जो ऑरेंज कलर होता है फ्रूट्स और कैरेट का मतलब होता है गाजर का। वोलेट आर स्वीट एंड स्प्राइल फ्लावर्स विच हैव द सेम नेम एज देयर कलर, दे आर ग्रोन फॉर देयर ऑयल्स। इसलिए उगाए जाते हैं, इनसे तेल निकाला जाता है और जो डिफरेंट टाइप्स के जो इंग्रेडिएंट्स बनते हैं उनमें यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट ये आपके कलरफुल वर्ल्ड के सम जो कलर्स प्लांट्स के पार्ट गिवन है, यू हैव टू लर्न ऑल दैट पार्ट। ओके, इस चैप्टर में से आपसे फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछे जा सकते हैं और एमसीक्यू टाइप में भी क्वेश्चन आस्क किए जा सकते हैं। ओके, Hello student, in today's computer class, I Priyanka ma'am discuss with you some basic questions of computer. So let's start the revision for SC1 exam. Student, in previous video, I revised the 10 questions like that. So let's start our question number 11. How to measure the quality ऑफ ए प्रिंटर। प्रिंटर की क्वालिटी कैसे मेजर करते हैं डॉट पर इंच, मीन्स वो कितने गैप में लेटर्स को टाइप करता है या प्रिंट करता है। नेक्स्ट वन इज राइट स्टेप हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड ऑफ डेस्कटॉप। स्टूडेंट समटाइम जो स्टूडेंट है वो वर्किंग करते हुए बोर जाते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ चेंजमेंट करे, तो वो अपने डेस्कटॉप को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो इजी स्टेप है यहाँ पे। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन कंट्रोल पैनल, देन सेलेक्ट पर्सनलाइजेशन, देन सेलेक्ट द बैकग्राउंड। यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसको सेलेक्ट कर देते हैं तो वो अपने आप ही आपके डेस्कटॉप पे चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन कीबोर्ड एंड एक्सप्लेन वेरियस कीज ऑफ कीबोर्ड। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो है क्लियर होते हैं, तो आपको इसको ध्यान से रीड करना है। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर में टेक्स्ट टाइपिंग के लिए हम किस डिवाइस का यूज करते हैं कीबोर्ड, और ये एक इनपुट डिवाइस भी है। तो इसमें यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं कि कीबोर्ड इज विच टाइप ऑफ डिवाइस, इनपुट डिवाइस, एंड which device is used to typing text on computer, so that is keyboard. Now next is total key in keyboard. तो total key कितनी होती है 104. Various type of keys. Here keys are given. First one is alphabetic keys, next one is numeric keys, next one is special key, and next one is arrow keys. अल्फाबेटिक की क्या होती हैं, A to Z आर कोल्ड अल्फाबेटिक की। ये कितनी होती हैं 26, A से लेकर Z तक ऑल अल्फाबेट्स होते हैं इसमें। और एक कैप्स लॉक की होती है जो अल्फाबेट को स्मॉल और कैपिटल दोनों में कन्वर्ट करने में यूज होती है, कैप्स लॉक जो स्पेशल की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट वन इज न्यूमेरिक की। नेक्स्ट वन इज न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की आर यूज फॉर टाइपिंग 1 to 3 न्यूमेरिक नंबर्स को टाइप करने के लिए हम न्यूमेरिक कीज का यूज करते हैं। ये 0 to 9 होती हैं और इनके साथ साथ सिंबल्स भी होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लाई के। ओके, नेक्स्ट वन इज स्पेशल कीज। स्पेशल की होती है जो स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज होती है, जैसे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड एस्केप। एस्केप किस लिए यूज होती है, जैसे कि कोई भी प्रोग्राम इंस्टेंटली ओपन है उसको बैक करने के लिए। ऑल्ट हमेशा किसी फंक्शन की या किसी अदर की के साथ यूज होती है, तो शिफ्ट या फिर कंट्रोल, जैसे कि ऑल्ट प्लस F4 किस लिए यूज होता है, डायरेक्टली शट डाउन द कंप्यूटर।
नेक्स्ट वन इज शिफ्ट की. शिफ्ट की भी किसी अदर की के साथ यूज होती हैं टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन लाइक दैट कंट्रोल की. जिसकी हम शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड के लिए यूज होती है. इस तरह से जो कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट जो ये की है ये स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज होती है. एंड नेक्स्ट वन इज एरो की. एरो की इज यूज टू मूव द कर्सर लेफ्ट राइट अप एंड डाउन. जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे एक एरो टाइप में कर्सर होता है उसको मूव करने के लिए यूज होती है अप डाउन लेफ्ट एंड राइट. नाउ नेक्स्ट वन इज फंक्शन की. स्टूडेंट फंक्शन की आर 12. F1 से लेके F12 तक फंक्शन की होती हैं और ईच फंक्शन की परफॉर्म इज ओवन फंक्शन मीन्स खुद का अपना फंक्शन होता है. F1 किस लिए होती है, F2 किस लिए होती है, इस तरह से. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन ऑल फंक्शन की. तो स्टूडेंट फर्स्ट वन इज F1. F1 किस लिए होती है, हेल्प सेंटर के लिए. F1 फॉर हेल्प सेंटर. F2 रीनेम एनी फाइल, किसी भी फाइल का नेम चेंज करने के लिए. एंड F3 सर्चिंग एनी फाइल, किसी भी फाइल को सर्च करने के लिए. एंड F4 ओल्ड प्लस F4 शट डाउन करने के लिए. एंड F5 रिफ्रेश के लिए यूज होती हैं. F6 होती हैं वो रिड्यूस वॉल्यूम. समटाइम आप कंप्यूटर या कोई लैपटॉप ओपन करके सॉन्ग वगैरह सुनते रहते हैं और एक अचानक से कुछ वर्क होता है तो आप उस वॉल्यूम को डायरेक्टली रिड्यूस कर सकते हैं F6 प्रेस करके. नेक्स्ट वन इज स्पेलिंग चेक. ये MS वर्ड में यूज होता है. F7 स्पेलिंग चेकिंग करने के लिए कि आपकी स्पेलिंग करेक्ट है या रॉन्ग है. अगर रॉन्ग होगी तो उसके नीचे रेड लाइन शो होती है. नेक्स्ट वन इज F8. तो F8 किस लिए यूज होती है, सेफ मोड में करने के लिए कंप्यूटर को. जब आप कंप्यूटर की विंडो होती है जो करप्ट हो जाती है मोस्टली तो वो वर्किंग हैंग ज़्यादा होने लग जाते हैं तो आप उसको सेफ मोड में कन्वर्ट करके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज F9. F9 यूज विद कंट्रोल एंड शिफ्ट टू परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन. F10 शिफ्ट प्लस F10 शॉर्टकट मेन्यू के लिए यूज होता है. F11 फुल स्क्रीन, ये प्रेजेंटेशन वगैरह में जो फुल स्क्रीन करनी होती है तो इसलिए यूज होता है. एंड F12 किस लिए यूज होता है, फ्लाइट मोड में कन्वर्ट करने के लिए. समटाइम आप कुछ इंपॉर्टेंट वर्क कर होते हैं लेकिन बार बार किसी का कॉल आ जाता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई वीडियो वगैरह देख रहे हैं आप, तो इस तरह से आप अपने जैसे फ़ोन को फ्लाइट मोड में डाल लेते हैं एरोप्लेन मोड में, इसी तरह कंप्यूटर को भी आप एरोप्लेन मोड में डाल सकते हैं. ओके, F12 का यूज करके. तो स्टूडेंट आज अपने होमवर्क में ये कीबोर्ड के बारे में और कीज के बारे में आपको लर्न करना है. अगर राइट नहीं कर रखा है तो आप राइट भी कर सकते हैं. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे. Warm morning to all my dear students of class 8. This is Vinita ma'am, your science teacher. Welcoming again to all of you on our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are revising our S7 syllabus. In this session class, we are going to discuss the short question answer of chapter 18, that is the pollution of air and water. So we will start now. Students, see, this is our chapter 18 short questions. We will start from the first one, that is the define the terms pollution and pollutants. Pollution क्या होते हैं and pollutants क्या होते हैं. Student, in this chapter we have discussed about the pollution effect and what is pollution, what are kinds of pollution. Mainly we have discussed air and water's pollution. What are the air water pollution and what are the water pollution. So the first question is related to the pollution. Pollution देखिए student क्या होती है, the contamination of environment with harmful, toxic and poisonous substance due to certain natural phenomenon and human activities. कुछ natural phenomenon हो सकते हैं या फिर कुछ human activities हो सकते हैं student. through these जब हमारा environment pollute होने लगता है, उसमें कुछ foreign particles add हो जाते हैं, कुछ ऐसे substance include हो जाते हैं जो कि beneficial नहीं होते हैं हमारे लिए. So these pollute our environment and we can say that the pollution is creating, and this we call the pollution. Next is pollutant. Any substance that cause pollution. कोई ऐसा substance जिसकी वजह से pollution create हो रहा है अपना environment में हमारे, so that we call the pollutant. Question number 2 is about how can the air pollution be controlled. Now
पोल्यूशन के बाद आता है देखिए कि एयर पोल्यूशन किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है. सो देयर आर डिफरेंट process, or there are different views. By focusing on them we can control our air pollution. The first one is CNG and unleaded petrol must be used. CNG का या फिर unleaded petrol, वो पेट्रोल जिसमें लेड नहीं होता. लेड देखिए स्टूडेंट, कुछ पेट्रोल ऐसे होते हैं जिसमें लेड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है. व्हेन इट गेट बर्न्स इट release excess amount of carbon dioxide which is a greenhouse gas and which pollute our environment a lot. So हमें अनलीडेड पेट्रोल का यूज़ करना चाहिए एंड प्लस में CNG गैसेस को यूज़ करके हमें अपने व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट को चलाना चाहिए. स्विच टू अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज सच एज हाइड्रो पावर, सोलार एनर्जी एक्सेट्रा. जो हमारे अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज हैं, अल्टरनेट मीन्स जैसे कि सपोज दैट हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो वी कैन यूज़ द हाइड्रो पावर. हमें वाटर को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं. बिकॉज देखिए क्या होता है स्टूडेंट, इफ़ हम फ्यूल्स को बर्न करके करते हैं तो उससे भी एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड विच लेड टू द पॉल्यूशन ऑफ आवर इन्वायरमेंट. सो वी कैन यूज़ द हाइड्रो पावर मीन्स वाटर को रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं. सोलार पैनल्स, हमें अपने घरों में सोलार पैनल्स लगवा लेने चाहिए. दैट वी कॉल द सोलार एनर्जी. ये भी एक ऑल्टरनेट सोर्स है. नेक्स्ट, जनरेट अवेयरनेस अमंग लोकल अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन. नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे जो पब्लिक है उसमें अवेयरनेस, जागरूकता ला सकते हैं. लाइक लोगों को इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं कि एयर पोल्यूशन के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं. सो बाय फोकसिंग ऑल वी कैन control the air pollution. Now question number 3 is about what is potable water. देखिए potable water क्या है. potable water, the water that is fit for drinking and it should be free from suspended impurities. वो water जो कि हमारे लिए fit है, पीने के लिए अच्छा है, and it should be free from suspended impurities. और कुछ impurities होती हैं, आपने देखा होगा जो गंदा पानी होता है जब हम उसको स्टिर करते हैं, मीन्स इस तरीके से डालकर स्पून वगैरह से मतलब उसको रोटेट करते हैं, तो वो क्या होता है, आफ्टर सेटलिंग डाउन, आफ्टर कमिंग ऑन द रेस्ट पोजिशन, द इम्प्योरिटीज गेट सेटल डाउन ऑन द बॉटम ऑफ द ग्लास और द कंटेनर इन विच द वाटर इज फिल्ड. Okay, so that we call the suspended impurities. It should be free from suspended impurities. There would not be any kind of impurities present in the water. Harmful chemicals like the factories owners discharge their factory waste without treating them into the water bodies directly. वो बिना ट्रीटमेंट के उसको कुछ भी ट्रीट नहीं करते हैं, मीन्स उसमें से कुछ हार्मफुल वेस्ट वगैरह नहीं रिमूव करते हैं, डायरेक्टली वाटर बॉडीज में थ्रू आउट कर देते हैं. सो इस तरीके के जितने भी हार्मफुल केमिकल्स वगैरह हैं, या मे बी इट में भी इंक्लूड जर्म्स, तो हमारा जो वाटर है, पीने के जो पानी है, वो जर्म्स भी इंक्लूड नहीं कर. सो इफ all these are not presenting in our water, so if the water is not included all these impurities, then we can said that the water is potable water. वो वाटर हमारे लिए पीने के लिए अच्छा है, वो गुड है, प्योर है. ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. Now student, this chapter has the question number 4 that is related to the CFCs use. Where are CFCs used? How do they affect our environment? CFCs क्या होते हैं, कहाँ से वो यूज़ किए जाते हैं, कैसे, एंड उनका इफेक्ट क्या होता है इन्वायरमेंट में. फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द CFC. व्हाट इज द CFCs? CFCs is the term that define the chlorofluorocarbon. वो गैस जिसमें क्लोरीन की, फ्लोरीन की एंड कार्बन की अमाउंट है, दैट वी कैन से दैट इट इज़ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ओके, CFC गैस जो होती है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है. ये यूज होती है रेफ्रिजरेटर्स में, जितने भी हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं, एरोजल स्प्रेज प्रोपेलेंट हैं, गीज़र हैं, ACs हैं, इन सब में स्टूडेंट वी आर कॉन्टिन्यूसली यूजिंग द CFCs. एंड ये जो CFCs है, आपने देखा होगा जो रेफ्रिजरेटर में गैस वगैरह बनती है, वो आप कह सकते हो दैट इज़ ड्यू टू द CFC. जब ये CFCs उसमें से रिलीज होती है स्टूडेंट, तो वो क्या करती है, मतलब उसमें से हमारे जो रेफ्रिजरेटर्स, गीजर्स वगैरह को जो हम जितना यूज़ करते हैं उसमें से उतने ही CFC अमाउंट का जो गैस है, गैस का जो अमाउंट है वो रिलीज होता है. एंड स्टूडेंट
ये हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट करता है। ये हमारे जो ओजोन लेयर है उसको कॉन्टीन्यूसली डिस्ट्रॉय करता है। एंड नाउ आप सोच रहे हैं व्हाट इज़ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर स्टूडेंट वो लेयर है जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशन दैट आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द सन टू द अर्थ सरफेस। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दैट। ओके, सो ये CFC जो है वो इन सब चीज़ों से रिलीज होती है और जाकर के हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती है ना। देखिए क्या होता है, बाय कॉन्टिन्यूस यूज़, अगर हम इस CFC का कॉन्टिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं तो हम अपने ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। एंड यू नो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको नियरली आप कह सकते हो 7-8 ईयर्स एगो से ये चीज़ें बहुत हाईलाइट हो चुकी हैं कि जो हमारा ओजोन लेयर है उसमें बहुत ही बड़ा होल हो चुका है ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस यूज़ ऑफ दीज ग्रीन हाउसेज गैस। क्योंकि ये क्या करती हैं, उसको जाकर के धीरे धीरे डिप्लीट कर रही है, नष्ट कर रही हैं, उसकी जो लेयर है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है। ये एक ब्लैंकेट का काम करता है। जैसे आपने विंटर में आपको ठंड लगती है तो आप ब्लैंकेट को यूज़ करते हो, सो लाइक दैट हम हार्मफुल रेडिएशंस जो होती हैं उससे बचने के लिए इस ओजोन लेयर का यूज़ करते हैं। ओजोन लेयर ये हमें खुद प्रोटेक्ट करती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम टू डिसीज कॉज्ड बाय ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर। अब आपको वो डिसीज के नेम बताने हैं स्टूडेंट दैट आर कॉजिंग ड्यू टू द पोल्यूटेड वाटर। जो हमारा वाटर है पोल्यूट हो गया, पोल्यूटेड वाटर की वजह से होने वाली 2 डिसीज के नेम मेंशन करने हैं स्टूडेंट। द फर्स्ट वन इज कॉलरा, सेकंड वन इज टाइफाइड, थर्ड वन इज जॉन्डिस। ये तीनों वो डिसीज़ है स्टूडेंट जो कि हमें पोल्यूटेड वाटर की वजह से होती हैं। अब पोल्यूटेड वाटर की कांटेक्ट में कैसे हम आते हैं, जो हमारा वाटर बॉडीज़ है लाइक रिवर्स, पॉन्ड, इनसे क्या होता है, ये वाटर जो है वो ड्रेन होकर के ग्राउंड वाटर तक जाते हैं एंड ये जा करके उससे मिक्स हो जाते हैं। एंड यू नो अगर किसी भी जहाँ पे हम रह रहे हैं उस एरिया में कहीं पर भी इस तरीके का कोई वाटर बॉडीज़ हैं तो आपको पता है वहाँ का वाटर लेवल भी अच्छा होता है, तो डायरेक्ट वो क्या करता है वहाँ पे जाता है एंड मतलब वहाँ से वो डायरेक्ट कनेक्ट होकर के जो है आप कह सकते हो हमारे होम्स वगैरह तक में मतलब वो पानी वहाँ से आता है। एंड आफ्टर ड्रिंकिंग दैट वाटर वी कैन फॉल इल, सो वी कैन सफ़र फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिसीज लाइक कॉलरा, टाइफाइड, जॉन्डिस। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ एंड आवर फैमिली बाई टेकिंग केयर प्रिकॉशंस, और जितने भी हमें पता होना चाहिए ये सारी जो डिसीज़ होती हैं इनसे बचने के लिए हमें क्या क्या ट्रिक्स फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सो वी हैव टू डू इट रेगुलरली एंड स्टूडेंट इट इज़ a very important thing to you that you have to revise all the short questions that I am telling in this video to you for your best preparation of essay 1. Thank you. Take care. Goodbye.